तो नमस्कार दोस्तों, मानसर नोबल एकेडमी निर्वाणा से एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने एक पिछली वीडियो के माध्यम से अनुसूचियों के चैप्टर को हम उसमें पढ़ रहे थे और उसमें हमने अब तक 7 अनुसूचियां जो हैं वो कंप्लीट कर दी थी। और जो 7वीं अनुसूची की विषय वस्तु थी उसमें हमने पढ़ा था कि यह शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 अलग अलग कैटेगरियां उसमें रखी गई हैं और क्या विषय उनमें है वो सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दी थी। आइए आज की क्लास में हम 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये सभी अनुसूचियां कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और काफी लंबी वीडियो नहीं होगी, ये एक अच्छी वीडियो होगी। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो इस क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज 8वीं अनुसूची को लेकर। 7 अनुसूचियां हमने अब तक पढ़ ली हैं। हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है संविधान की अनुसूचियां। ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है संविधान की अनुसूचियां, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं अनुसूची क्या है, फटाफट देखिएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। 8वीं अनुसूची संविधान की मान्यता प्राप्त, संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। भाषाओं से संबंधित है। भाषाओं से संबंधित है। तो देखिए, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिन भी लैंग्वेज को हमने संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया है या कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, चाहे उसमें हिंदी है, चाहे उर्दू है, चाहे मलयालम है, चाहे कन्नड़ है, चाहे तमिल है, चाहे तेलुगु है, चाहे ओडिया है, चाहे संथाली है, चाहे डोगरी है, हर प्रकार की भाषाओं को इसमें हमने जगह दी है। इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या आते हैं, इसमें जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो हम कह सकते हैं कि मूल संविधान के अंदर, जो मूल संविधान था 1950 का, उस समय इसमें 14 भाषाओं को हमने जगह दी थी। अगर हम आज की बात करें तो आज इस अनुसूची के अंदर हमारे पास कुल 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। तो 8वीं अनुसूची का बेसिक विषय वस्तु यह है कि इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है। आरंभ में इनकी संख्या 14 होती थी और आज इनकी संख्या कितनी है, 22 है। एक चीज यहां पर आप नोट लगा के भी लिखिएगा कि इनमें से जो 22 भाषाएं हैं, इनमें इंग्लिश लैंग्वेज को संविधान के अंदर मान्यता नहीं दी गई है। यह एक बड़ी विडंबना है। हालांकि संविधान की जो मूल पुस्तक थी, वो मूल पुस्तक केवल अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी और उसको हाथों से लिखने का जो काम किया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था और बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और वो बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको ट्रांसलेट किया। तो इंग्लिश में संविधान लिखा, लेकिन इंग्लिश को संवैधानिक भाषाओं के अंदर शामिल नहीं किया। तो ये थी आपकी 8वीं अनुसूची। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब देखिए 9वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। जो 9वीं अनुसूची है, ये एक बड़ी विवादास्पद अनुसूची है। 1951 की बेटा बात थी। 1951 में एक बात ध्यान से समझिएगा, भारत में पहला लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था वो अक्टूबर 1951 में हुआ था और फरवरी 1952 तक वो चला था। और अप्रैल में भारत की स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का गठन किया गया था और मई के अंदर जो है लोकसभा ने काम करना शुरू कर दिया था। यानी हमें वो संसद जो संविधान में संशोधन करने का काम करती है वो 1952 में मिली और हमें हमारे संविधान का जो पहला संशोधन था वो 1951 में हो गया था। तो यहां एक बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रश्न ये बनता बेटा कि 1951 में जब तक हमारे पास संसद थी ही नहीं, तो उस समय हमारे संविधान में संशोधन किया गया, तो वो कैसे किया गया? तो 1951 में बेटा संविधान का पहला संशोधन किया गया, पहला संशोधन। और पहला संशोधन करके ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो अंतरिम गवर्नमेंट जो थी, अंतरिम सरकार आपने पढ़ा होगा,
उस अंतरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे। 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट बनी, 1947 में आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल बना। उस पहले मंत्रिमंडल के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो खुद विदेश मंत्री थे और खुद जो थे वो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो उसी दौरान उन्होंने पहला संशोधन किया 1951 में। इस संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची को, इस संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। क्योंकि बेटा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमने पढ़ा है कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। 8 के बाद जो भी आएंगी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आएंगी, संशोधन होके आएंगी। तो 9वीं सूची को संविधान के पहले संशोधन के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में जोड़ा। और इसका संबंध किस चीज से था? इसका संबंध था भूमि सुधार कानून से, भूमि सुधार कानून से, जिसको हम लैंड रिफॉर्म बोलेंगे। लैंड रिफॉर्म लॉ से रिलेटेड थी ये थी आपकी 9वीं सूची। आइए 10वीं सूची की बात करते हैं। 10वीं सूची देखिए बेटा, 10वीं सूची के अंतर्गत क्या चीजें आपको मिलेंगी। 10वीं अनुसूची को 1985 में जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था राजीव गांधी, उनकी सरकार में इसको जोड़ा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? 9वीं या 10वीं सूची को कब शामिल किया गया? 1985 में। किसकी सरकार में शामिल किया गया? प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में। इस संशोधन से एक 52वां संशोधन था बेटा, 52वां संशोधन, उसके माध्यम से इसको संविधान में शामिल किया गया। अब क्यों शामिल किया गया? क्योंकि उस समय भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। भाई अस्थिरता कैसी होगी कि पार्टियां या फिर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते थे, इलेक्शन जीतने के बाद एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी, दूसरी को छोड़ के तीसरी पार्टी में अगर मनपसंद का कोई उनको पद मिल गया तो बढ़िया है, अगर मनपसंद का कोई पद उनको ना मिला तो वो उसके साथ गठबंधन तोड़ के दूसरे के साथ कर लेते। तो मतलब राजनीतिक अव्यवस्था का एक दौर चल रहा था। इसी राजनीतिक अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो ये दल बदलने का जो सिस्टम था, इस दल बदलने के सिस्टम को समाप्त करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने एक 52वां संशोधन किया 1985 में और संविधान की 10वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया। क्या किया गया? इसमें जो दल बदल से संबंधित जो कानून था वो कानून क्या किया गया? तैयार किया गया। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी एक एमएलए या कोई एक एमपी अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह से अगर वो इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन जीत लेता है और अगर उसी राजनीतिक पार्टी में उसके अनुसार उसको कोई अच्छा पद, मंत्री पद कैबिनेट में या राज्य स्तर के पद में मंत्री में पद ना मिले तो वो पार्टी छोड़ के दूसरी में नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो उसके अगेंस्ट दल बदल का कानून लाया जाएगा और लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो लोकसभा का स्पीकर उसके ऊपर आखिरी फैसला लेगा कि ये दल बदल के इसके ऊपर लागू कर दिया गया है। तो बेटा 10वीं सूची जो आपकी है वो 1985 में आई, राजीव गांधी की सरकार में आई, 52वें संविधान संशोधन से आई और दल बदल कानून से क्या है? ये संबंधित है। इसके लिए एक मुहावरा भी प्रयोग होता था दल बदल का। वो मुहावरा कौन सा था बेटा? आया राम और गया राम का मुहावरा। आइए 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 11वीं अनुसूची क्या है बेटा? 11वीं सूची में जो आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या इसको हम बोलेंगे पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो चैप्टर है एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें एक है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होगा बेटा? कि आपने पढ़ा होगा भारत में 1952 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रभावित होकर हमने सामुदायिक स्वास्थ्य एक कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत की थी और उसकी जांच के लिए
एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। उसने ये जांच करके बताना था कि जो हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है, उसने बढ़िया काम किया या वो अपने दिए गए टारगेटों के ऊपर काम करने में वो सक्सेस नहीं हुआ। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद बेटा उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने बड़ा शानदार काम किया है। अगर हम देश को और उन्नति की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आप 3 स्तरीय पंचायती राज और शुरू करें। पंडित नेहरू की सरकार थी। 2 अक्टूबर बेटा ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। 2 अक्टूबर 1959 को आपका जिला था, उसका नाम स्टेट था राजस्थान, और इसके अंदर नागौर आपका जिला था, और बगदारी गांव था बेटा, बगदारी। ये बहुत बार किताबों में नहीं मिलता, बगदारी गांव था। तो बगदारी गांव से हमने 3 स्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की थी, जिसको हम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के नाम से जानते हैं, और इसकी शुरुआत कर दी। ये हमारा जो लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ बन गया, क्योंकि हमने गांव के लोगों को भी हमने लोकतंत्र में उन्हें अधिकार देकर शामिल कर लिया। लेकिन इसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं थी बेटा। संवैधानिक मान्यता का मतलब से आप क्या समझोगे? इसका मतलब है ना तो इनका कोई इलेक्शन फिक्स था, ना इनकी शक्तियां फिक्स थी, ना इनके कार्य फिक्स थे, और ना इनके आय और व्यय के संसाधन फिक्स थे। बाद में बहुत बार प्रयास किया गया, 63वां 64वां संशोधन से भी प्रयास किया गया, जिसे लगा कि भाई इसको संवैधानिक मान्यता दी जाए, लेकिन वो काम नहीं आ पाया। तो उसके बाद बेटा 11वीं सूची आई, इसका संबंध इसी से है। 11वीं सूची में क्या किया? एक संविधान का 73वां संशोधन था बेटा, 73वां संशोधन था, और ये 1992 में आया था। और ये किसके समय आया था? जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये देश के उस समय प्रधानमंत्री थे। ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन्होंने 11वीं अनुसूची को शामिल किया, और 11वीं अनुसूची में हर एक काम जो है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज से संबंधित है। अब बेटा इसमें संबंधित इसके जो विषय लिखे गए हैं वो 29 विषय हैं बेटा, 29 विषय। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके? जैसे एनडीए की परीक्षा या और अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हैं उनमें किस प्रकार से आपका प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि 11वीं अनुसूची का संबंध किसके साथ है? तो आपका आंसर होगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसको 11वीं सूची को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था, और 1992 में इसको लेके आए थे। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और इसमें टोटल कितने विषय रखे गए हैं बेटा? 29 विषय। 29 विषयों में ग्राम पंचायतों के कार्य, इनकी शक्तियां, अगर कोई पद खाली हो जाए या इनको टैक्स लगाने का अधिकार किस किस के ऊपर है, वो सारी बातें इन 29 विषयों के अंदर रखी गई हैं। एडिशनल हमने इंफॉर्मेशन क्या पढ़ी बेटा? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव से 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना हुई थी। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो बेटा ये थी आपकी 11वीं अनुसूची। मैं आपसे कमेंट में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जैसे भारत में पहली बार ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वॉइसरॉय के टाइम में हुआ और किस वर्ष में हुआ? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी शुरुआत जो है वैदिक काल से मानी जाती है। वैदिक काल में सभा और समितियां जैसी 2 प्रमुख संस्थाएं होती थी। उसके बाद मौर्य काल के अंदर जो ये स्थानीय स्वशासन था वो अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच गया था, लेकिन चोल काल में स्थानीय स्वशासन अपनी स्वर्णिम अवस्था में था, अपने गोल्डन इरा के अंदर था। तो 11वीं अनुसूची बेटा आपकी क्या हो चुकी है? कंप्लीट। आइए 12वीं और आखिरी अनुसूची को हम पढ़ने का अभी देखते हैं उसमें क्या क्या लिखा गया है। तो ये है बेटा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को हम बोलेंगे ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसमें एक चीज और कह सकते हैं बेटा, नगर पालिकाओं को हम शहरी स्थानीय
स्वशासन, ये भी कह सकते हैं। ये है शहरी स्थानीय स्वशासन, मतलब जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन था उसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। जो शहरी स्थानीय स्वशासन है बेटा, उसको हम नगर पालिकाओं के नाम से जानते हैं। और ये 12वीं अनुसूची का संबंध इसी के साथ है बेटा, इसी के साथ। दूसरी चीज देखिए, इसे संविधान के 74वें संशोधन के माध्यम से, संविधान के 74वें संशोधन के माध्यम से इसको 1992 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसको लागू करवाया गया था। और उस समय भी अगर हम बात करें देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो भी पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं बेटा, ये पीवी नरसिम्हा राव वही हैं जिन्हों हाल ही में केंद्र सरकार ने या मोदी सरकार ने कह सकते हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। ये वही पीवी नरसिम्हा राव हैं जिनके कार्यकाल में भारत में बड़े आर्थिक सुधार हुए थे, और उन आर्थिक सुधारों को बेटा हम LPG मॉडल के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हिंदी में उदारीकरण बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन को हिंदी में निजीकरण बोलेंगे, और ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में हम भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के नाम से जानेंगे। तो देखिए बेटा, थोड़ा सा और इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। वो ये है कि जैसे हमने अभी 11वीं अनुसूची के विषय पढ़े हैं, तो हम 12वीं अनुसूची के विषय पढ़ते हैं बेटा। तो 12वीं अनुसूची के जो कुल विषय हैं आपके पास, वो है बेटा इसमें 18। इसमें जैसे मैंने बताया था कि भाई इनके इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, इनका टैक्स लगाने का अधिकार क्या है, इनकी बाउंडेशंस क्या क्या है, वो सभी इनके 18 विषयों के अंदर इनको शामिल किया गया है। देखिए बेटा, हमने बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़ा है, कोई बहुत लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखे हैं। इसी चीज को हम एक पेज पे लिख के भी दे सकते हैं, और इसी को हम कुछ गिने चुने वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपकी 12 की 12 अनुसूचियां हैं। जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, तो एक बार वो फर्स्ट से लेके जो 7 तक की जो अनुसूचियां थी बेटा, वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा आप। और नोबल एकेडमी नरवाना से आप जुड़े रहिए। हम प्रयास करेंगे कि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्चुअल्स जो है वीडियो और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीजें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आप देखते रहिए। आप विजिट कर सकते हैं नोबल एकेडमी नरवाना की ब्रांच, जो नियर विश्वकर्मा चौक नरवाना में है। और एनडीए और बाकी सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये हरियाणा का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।